ओके बच्चे, हाँ तो मैंने ग्रुप 17 कल वहां तक करवा दिया था। बेसिकली जो ऑक्सो एसिड्स थे आपके हेलोजेंस के, जिसमें मैंने हाइपो क्लोरस है ना, पर क्लोरिक एसिड, ये सब बताया था। एक याद करो, मैंने कि हेलिक एसिड बताया था ना, हेलिक वन एसिड में कौन कौन से बनते हैं, HOF। मैंने कहा था जो फ्लोरीन है सिर्फ ये एक ही टाइप का बनाता है, बताया था मैंने। और उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था कि जो आपका हेलोजन है यानी कि फ्लोरीन है, वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, बताया था। लेकिन जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी तो हम देख रहे थे इसमें 1 आ रही है, ठीक है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन क्या करता है, शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बेशक निकाल के देखो, +1 -2 +x = 0, तो कितना आ जाएगा देखना एक बार, +1 आ जाएगा। तो ये HOF एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे -1 होता, चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन +1 है, ये -1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या आप निकाल रहे हो, तो ऑक्सीजन की क्या आ जाती, 0 आ जाती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन यहाँ पे +1 दिखाई मतलब शो करता है, लेकिन वैसे फ्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये वहां पे मेंशन कर लेना, आप लोग कर लो ना कर लो कोई बात नहीं, बस वो ध्यान रखना जो मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स कराए थे, ठीक है। जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी, वीडियो रिकॉर्डिंग आई थिंक अभी तक अपलोड हो गई होगी, वैसे मैंने ड्राइव लिंक पे शेयर किया ग्रुप में, तो आप लोग प्लीज देख लेना, ठीक है। चलो ओके, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ इंटर हेलोजन कंपाउंड से। देखो जितना भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था ना मैं आपको कल करा चुकी हूँ, बहुत कम पोर्शन ही रह गया है पी ब्लॉक का, ठीक है। तो आपको आज वाला लेक्चर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ी सी रिएक्शंस है हेलोजन की जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, जेई वाले जो जेई के स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज उसको रिवाइज मत करना, तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, तो तुम लोग वो नहीं करोगे। नीट वालों के पास क्योंकि अभी बहुत टाइम है तो आप बार बार उसको रिवाइज कर लेना ताकि याद रहे चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि हेलोजन हेलोजन के साथ कंबाइन करके कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, when two different halogens react with each other, देख पा रहे हो, when two halogen react with each other inter halogen compounds बनते हैं। यानी कि हेलोजन दूसरों के साथ तो कंपाउंड्स बनाते ही थे, है ना, हमने काफी सारे कंपाउंड्स देखे थे, है ना, और अपने साथ भी ये क्या करते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। कैसे कैसे टाइप के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं बेटा, XS- के, XX3- के, XS5- के एंड XS7- के आपके कंपाउंड्स इंटर हेलोजन कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अब मैम यहाँ पे X और X- क्या है, दोनों ही हेलोजन है, दोनों ही हेलोजन है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। तो अगर जो मैंने यहाँ पे नोटेशन दिखा रखी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो जो आपका X है वो है लार्ज साइज का हेलोजन है, और जो X- है वो आपका क्या है, छोटे वाला है। तो देखो ऐसे बना लेना, ठीक है, ये लार्ज वाला है और ये क्या है, स्मॉल वाला है, ठीक है। और ये X क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इससे, यानी कि जो आपका X- है, जो आपका X- है छोटे वाला, वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो आपका X है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनाएंगे इस टाइप के जिसमें से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो छोटे वाला होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो बड़े वाला होगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। बोलो यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ उसके बाद है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, मेन इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। तो प्रिपरेशन में क्या है, इसमें ध्यान से देखेंगे आप, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे याद रखना है, रट्टा मारने के लिए आगे भी चीजें हैं। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, Cl2 और F2, जब दोनों को आप कंबाइन करोगे इक्वल वॉल्यूम में तो आपको क्या मिलेगा, 2ClF मिलेगा। कोई रट्टा मारने वाली जरूरत नहीं है, दोनों को इक्वल वॉल्यूम में आपने डाला है तो वही मिल गया, 2ClF मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो Cl2 + 3F2 को आप कंबाइन कराते हो, यानी कि F2, देखो टेम्परेचर वगैरह आपको लर्न करने की नीड नहीं है, सिर्फ ये देखो इक्वल वॉल्यूम में कब है, एक्सेस में कब है,
ठीक है, ओके। तो जब आप Cl2 और F2 की रिएक्शन कराते हो और आपका जो F2 है वो एक्सेस में है, तो आपका क्या बनता है, 2ClF3 बनता है। क्या बनता है, 2ClF3 बनता है। उसके बाद देखो I2 और Cl2 जब आप इक्वल वॉल्यूम में डालेंगे तो क्या बनेगा, 2ICl बनेगा। क्या बनेगा, 2ICl बनेगा। समझ पा रहे हो? अगर I2 को डालोगे, I2 में Cl2 डालोगे, लेकिन आपका Cl2 एक्सेस में है, तो क्या बनेगा, ICl3 बनेगा। देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। अगर Br2 में F2 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, BrF3 मिलेगा। लेकिन अगर फ्लोरीन एक्सेस में डालोगे तो आपको BrF5 मिलेगा। मैम ये इंपॉर्टेंट है, यस, पूछ लिया जाता है। मान लो ऐसे पूछ ले तुमसे रिएक्शन कि जब आपका ब्रोमीन Br2 फ्लोरीन के साथ एक्सेस, वो आपको मोल तो लिख के नहीं देंगे, मोल लिख के देंगे तो भैया आप इजीली जो है उसको बना लोगे, बैलेंस कर लोगे। तो अगर वो ये लिख के देते हैं कि ब्रोमीन को आप एक्सेस ऑफ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ज्योमेट्री बता दो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो क्या आप BrF5, BrF3, ICl3 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते? सबकी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पे देखो मैंने ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिख रखे हैं, मतलब सिर्फ आपको नेम नेम लिखे हुए हैं, स्ट्रक्चर मैंने नहीं बना के दे रखे, क्योंकि स्ट्रक्चर ये सब मैंने आप लोगों को सिखा रखे हैं। तो मैं आपको सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ, 3-8 हुए हैं, 3-10 तक आप मुझे सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ एंड स्ट्रक्चर बताओगे कि क्या बनेगा। ठीक है, आपको ज्योमेट्री बतानी है, शेप भी बतानी है, या एक काम करो सिर्फ शेप बता देना मुझे। तो 2 मिनट है आपके पास, शुरू हो जाओ जल्दी। समझ में आ गया मैं क्या पूछ रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो बनाओ, अपनी नोटबुक ओपन करो और शुरू हो जाओ। ClF3 से शुरू हो जाओ। इसके वैसे एनसीईआरटी में इनके कलर भी दिए हुए हैं, लेकिन आपको वो कलर याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैम शेप ClF3, बतानी है ना? हाँ जी, शेप बताओ, क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन सही निकाली है तो शेप भी तुम लोग सही बता दोगे। अक्षरा बेटा क्लास में भी आया कर बेटा, है ना? अक्षरा एंड अनुष्का, आप लोग बेटा नीट के हैं क्या? आंचल, अनामिका आ गए, स्तुति, दीपाली आ गई, दिव्या, दिव्यांशी। ये फियर ऑन अर्थ का नाम क्या है भाई, बता दो। गुंजन आ गई, मुस्कान, नाजिया, पार्थ भी आ गया। चलो, मुझे तो सारे नीट के ही दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 बच्चे हैं जेई के। ओके, तो जो भी एक्स्ट्रा क्लास में आते हैं बेटा उसमें भी आया करो, उसमें तुम लोगों को पता है मैं ऑर्गेनिक रिवाइज करवा रही हूँ, है ना? तो प्लीज बी रेगुलर। ठीक है, तो आप लोग ये निकाल लेंगे। ClF3 का क्या आएगा, टी शेप आएगा। sp3d, यस मैम वही आया। इसका भी Yes. सेम आएगा, इसका भी सेम आएगा और इसका भी सेम आएगा, निकाल के देख लेना बेशक। ठीक है, अगर आप IF5 का बनाओगे तो क्या बनेगा, ये भी मैंने कराया था, 7+5, 12/2 कितना हो जाएगा, 6, है ना? तो क्या हो जाएगा ये IF5। ओके, अंजलि, अंजलि ठीक है, अंजलि आप रेगुलर रहो। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 हो जाएगी। तो देखना, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, राइट, सॉरी 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री? ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, बट शेप क्या रहेगी बेटा, स्क्वायर। ये चीजें तो तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए, यहाँ से तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही है। अब वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूरी इनऑर्गेनिक में से वो किसी की भी निकालने दे सकते हैं, तो आपको रेडी रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। BrF5 की निकालोगे तो स्क्वायर पिरामिडल होगी इसकी भी, और अगर ClF5 की निकालोगे तो उसकी भी क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी। अरे भैया सेम फैमिली के तो मेंबर हैं। और अगर मैं बात करूं IF7 की, तो इसका निकाल के देखो, हाफ ऑफ 7+7, 14/2 क्या होगा, 7। तो इसका निकाल के देखना, इसका क्या होगा, पेंटागनल बाय पिरामिडल। वेरी गुड। ठीक है, sp3d3 होगी इसकी, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, एक पेंटागन बनाओ ऐसे करके, 5 फ्लोरीन लगाओ यहाँ पे, देख पा रहे हो?
और एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे बनाओ, बन गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझे? 5 फ्लोरीन लगाओ, Yes, 1 ma'am. 2 3 4 5, इसको हटाओ और एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ, बन गया IF7। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो आगे चले। ओके, Yes, ma'am. उसके बाद क्या है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की, तो हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है तभी मैंने यहाँ पे लिखी है, रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ के हुए चलेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, जितने भी तुम्हारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल जैसे मान लो I और Cl हो गया, है ना, ये भी क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ना, दोनों हैलोजन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो जितने भी ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जितने भी ये हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं और सारे के सारे क्या हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आप लोगों को। पहला पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है मैम, कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हैलोजन से। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स। पहले मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर आपको ये फ्लोरीन का बताऊंगी कि ये क्यों लिखा हुआ एक्सेप्ट फ्लोरीन। अगर मान लो यहाँ पे मैं ICl ले लूं और एक I2 ले लूं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो इंटर हैलोजन, इंटर मतलब पता है ना, 2 डिफरेंट हैलोजन के बीच में बॉन्ड, ठीक है, तो वो ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि I और Cl में क्या है, पोलैरिटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जबकि I में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। और आपको पता है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तो वो बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक हो जाता है। किससे वीक हो जाता है? जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इस वजह से ICl का बॉन्ड वीक है। अब वीक होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, किससे? हैलोजन से। क्या ये मेरा जो मैंने बोला है वो पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. उन्होंने रीजन यही दिया है, दिस इज बिकॉज एक्सेस डैश बॉन्ड इज वीकर देन एक्सेस बॉन्ड इन हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन वाले केस में ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? मैं आपको कल वाली क्लास में बता रही थी कि फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए होती है। इवन क्लोरीन से तो कम होती ही होती है, ब्रोमीन से भी कम होती है, याद करो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो छोटू होता है ना, छोटे से साइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके ऊपर है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, तो FF का बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है। ठीक है, ओके, तो इसमें भी यही चीज बोल रहे हैं कि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी ये आप बोल सकते हो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन्स। और आपने बहुत बार देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, वाई? ठीक है, उसके बाद है आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस भी आप करा सकते हो। हाइड्रोलिसिस का मैम मतलब वाटर से मतलब है। इसमें ना मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि एक तो आपको HX डैश मिलेगा, एक आपको हाइपोहेलस मिलेगा, है ना, ये मैंने आपको कराया था, हाइपोहेलस एसिड, X कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि H के साथ कौन सा हैलोजन अटैच होगा और हाइपोहेलस में कौन सा हैलोजन अटैच होगा। तो ध्यान रखना, H के साथ कौन सा होगा, स्मॉल वाला। X डैश क्या था, स्मॉल वाला था ना, इधर देखो कहाँ गया, ये देखो X डैश वाला स्मॉल था, ये हाइपोहेलाइट बनाएगा। और जो बड़े वाला था, मैं ये लिख देती हूँ, जो लार्जर साइज वाला था वो क्या बना लेगा, हाइपोहेलस। और ये क्या बना लेगा, स्मॉल साइज वाला हेलाइट। ये नाम बोले थे मैंने आपको, हेलाइट, हाइपोहेलस, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता तो लगा लोगे ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना, डाउन द ग्रुप Yes, साइज ma'am. तो ये तो तुम पता लगा लोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता ही है, जितने भी मैंने आपको ग्रुप्स करवाए हैं, मैं लास्ट में क्या कराती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कराती हूँ हैलोजन के। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो सारी चीजें होती हैं जो मैंने आपको चैप्टर कराते वक्त छोड़ दी थी हैलोजन्स के। तो इसमें सबसे पहले, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें लर्न करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इसीलिए ट्राई करना, जो JEE मेन वाले हैं उनको मैं बता देती हूँ कि तुम्हें कौन कौन सा लर्न करना है, और नीट वालों को सब कुछ करना है।
ठीक है, समझ रहे हो ना? करना जेई वालों को भी है, लेकिन वो आप अप्रैल के लिए कर लेना, अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो जो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो करके चले जाना, ठीक है। तो ये कार्नेलाइट का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, क्या होता है इसमें, केसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, KCl MgCl2 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल, आपको ध्यान रखना है, इसमें पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है कार्नेलाइट में, ठीक है। एक आप एपेटाइट वाला भी ध्यान रखेंगे, याद करो मैंने कल आपको एपेटाइट फैमिली, आई थिंक ग्रुप 13 या 14 में मैंने आपको एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला करवाया था, कल मैंने आपको फ्लोरो एपेटाइट बताया था, ठीक है, तो वो आप लोग करके जाएंगे। उसके बाद ब्रोमीन आप सी वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आयोडीन को आप क्या बोलते हैं, कैलिज, CaLiChe, किसका मिक्सचर होता है ये, सोडियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, और ये सोडियम आयोडेट का मिक्सचर होता है, CaLiChe, ठीक है। जेई वालों तुम्हें ये वाला कार्नेलाइट का करके जाना, ये बेशक छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ओके। कल मैंने तुम्हें एक रिएक्शन बताई थी बेटा, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब जो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा है, जल्दी बताओ, कौन सा है सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भूल गए? हाँ, क्लोरीन। फ्लोरीन है, फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन जो है आपका क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन कर देगा, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी। क्लोरीन आपका ब्रोमीन आयोडीन के साथ कर देगा, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन के साथ करेगा, और आयोडीन बेचारा किसी के साथ भी नहीं करेगा। याद आ रही है, ये वाली मैंने कहा था रिएक्शंस कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। लेकिन I2Ki के साथ रिएक्ट करके Ki3 बना लेता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। I2Ki के साथ, माना कि किसी और के साथ नहीं कर सकता, लेकिन अपने साथ तो कर ही सकता है ना, तो I2Ki के साथ करके क्या बना लेता है, Ki3 बना लेता है, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरीन की रिएक्शन एल्कली के साथ। अगर आप लोगों को कल याद हो तो मैंने Cl2 की रिएक्शन कराई थी, देखो मैं आपको याद भी करवाती जा रही हूँ कि कल हमने क्या किया था, ताकि आपके दिमाग में ना थोड़ा सा बैठी रहे चीजें। मैंने आपको ये Cl2 के साथ रिएक्शन कराई थी, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ और हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, याद करो, याद करो, अरे बोलो हाँ या ना, सो गए क्या सारे? हाँ, क्या हुआ, सबके माइक वगैरह खराब है क्या? अर्शिता, प्रिया, साइबा, सुप्रिया, ठीक है, हाँ बोलो फिर, ठीक है। तो तुमसे नहीं पूछ रही मैं, टेंशन ना लो, तुमसे मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं खुद ही बताऊंगी। कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ क्या बन रहा था प्रोडक्ट, NaOCl बन रहा था, है ना। और जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ ले रही थी तो NaClO3 बन रहा था, याद करो, NaOClO3 बन रहा था। और ध्यान रखना, पता नहीं मैंने कल बताया या नहीं, तो ये वाली जो रिएक्शन थी ना वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी। अगर मैंने बता दे तो ठीक है, अगर नहीं बताया था तो उसको वहीं पे नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि ये वाली रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन होती है। हाँ, जेई मेन वाले ध्यान से सुनना, जितने भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आप लोगों को अभी तक बता दी हैं पी ब्लॉक में, प्लीज करके जाना। आपको DNF ब्लॉक में मिलेंगी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन और पी ब्लॉक में देखने को मिलेंगी, तो प्लीज करके जाना, क्वेश्चन आ जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से, ठीक है। उसके बाद है फ्लोरीन विद एल्कली। अभी मैंने Cl2 की कराई थी लेकिन F2 की नहीं कराई थी, तो F2 में देखो क्या होता है, इधर देखो, जब आपका फ्लोरीन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ आप रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, NaF मिलता है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसको ऐसे खोल दो, इसको FF करके लिख दो, प्लस माइनस लिख दो, तो Na के साथ OH बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, पानी निकल जाएगा बाहर, और OF2 आपको मिल जाएगा, ऑक्सीफ्लोराइड। अगर आप हॉट एंड कंसंट्रेटेड लोगे तो NaF और H2O तो भैया मिल ही रहा था, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, O2 मिलेगा, OF2 नहीं मिलेगा। तो ये वाली रिएक्शन भी आपके NCERT में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो जो रिएक्शंस आपके NCERT में नहीं है प्लीज कर लेना उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको कल रिएक्शन करवाई थी बेटा क्लोरीन प्लस वाटर के साथ। याद करो कि क्लोरीन का कलर क्या होता था, येलोइश ग्रीन होता था, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर रख दो तो उसका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। क्यों फेड हो जाता था, क्योंकि क्या बन रहा था, HCl और HOCl बन रहा था, याद करो। और ये HOCl से क्या लिबरेट हो रहा था, नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा था जो कि रिस्पॉन्सिबल था ब्लीचिंग एक्शन के लिए। बोलो हाँ या ना। ये क्या करता है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस बना देता है, ठीक है, ओके। तो फ्लोरीन की रिएक्शन नहीं की थी हमने, तो फ्लोरीन जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो HF बनाता है, O2 और O3 बनाता है, मतलब डाई ऑक्सीजन और ओजोन बनाता है। ये वाली रिएक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर कर ली थी, नीचे वाली नहीं की थी, तो मैंने अभी आपको ये बता दिया। क्या बना लेता है, फ्लोरीन प्लस पानी HF
डाइऑक्सीजन और ओजोन बनाता है। ठीक है जी, चलूं बेटा आगे। ओके Yes, ma'am. उसके बाद है, ये कुछ रिएक्शन है देखो, उसके बाद है अमोनिया की रिएक्शन NaOCl के साथ। ये रिएक्शन देखो लर्न होती है तो कर लेना वरना छोड़ देना। बेसिकली ये क्या है, ये कभी आई हुई है, जेई मेन में आई हुई है, नीट में तो शायद नहीं आई हुई। बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, हाइड्राजीन को प्रिपेयर करने के लिए होती है। मैम कैसे हाइड्राजीन को प्रिपेयर करने के लिए, देखो अगर आप NH3 में ये डालोगे NaOCl, इसमें आपको क्या मिलेगा, Cl2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, NaOH मिलेगा आप लोगों को, देखो यहाँ से Cl2 निकाल लेना क्योंकि बैलेंस नहीं है इक्वेशन। ठीक है, और NaO में क्या होगा, NaO और एक H इसका ले लेना और एक आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्राजीन मिल जाएगा। तो हाइड्राजीन को बनाने के लिए ये अच्छा मेथड होता है अमोनिया विद NaOCl। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्लोरीन की रिएक्शन H2O2 के साथ कराओगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रट्टा सॉरी इंपॉर्टेंट तो मैं क्या बोलूं, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप क्या करो, HCl निकालो, 2 HCl निकल जाएंगे, O2 बच जाएगा और खत्म कहानी। रट्टा मारने नहीं है ना, जितना HCl निकलता निकाल दो और O2 बना दो। जैसे हमने कल वो रिएक्शन की थी, C10H16 की कराई थी, तो हमने उसमें से HCl निकाल दिए थे जितने निकल रहे थे और आपको कार्बन मिल गया था, है ना, 12 कार्बन मिल गया था। ओके, ये वाली रिएक्शन देखो, याद करो ग्रुप 14 में करवाई थी मैंने सिलिका के साथ ये रिएक्शन। HF की आप सिलिका के साथ कराते हो तो आपको ये मिलता है H2 हेक्सा फ्लोरोसिलिक एसिड। याद करो H2SiF6, ये NCERT की रिएक्शन है। भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। ये कहाँ थी, मैं आपको लिख भी देती हूँ, 14 में थी, जहाँ पे हम सिलिकॉन्स मतलब सिलिकॉन्स की सारी रिएक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। उसके बाद मैम ये क्या लिखा हुआ है आपने, देखो उसके बाद HClO3 क्या था, कोई बताएगा, क्लोरिक एसिड था। अगर आप इसको टेम्परेचर दे देते हो ग्रेटर देन 375 केल्विन तो आपको क्या मिलता है, ClO2, क्लोरीन का ऑक्साइड मिलता है, O2 मिलता है और पानी। देखो ये करनी ही पड़ेगी लर्न। ठीक है, तो जब HClO3 को गर्म करते हो तो पूरा डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है, पानी तो बाहर निकलता ही निकलता है, O2 प्लस ClO2 निकल जाता है। और Cl2 में इसका स्ट्रक्चर भी पूछा हुआ है, तो कोई मुझे बता सकता है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ClO2 का, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं ना, तो देखना 2 तो यही बना लेंगे, 1 2 3 4, 2 लोन पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ के ना, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाती हूँ स्ट्रक्चर, मैं कभी भी हाइड्रोजाइजेशन निकाल के नहीं देखती हूँ, मैं तो बस अगर आपको पता हो कि भैया ये कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको लगो, मतलब लिख दो, और आपको पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसे बना के अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। ठीक है, लेकिन आप अभी वो एक्सपेरिमेंट मत करना, अभी आप हाइड्रोजाइजेशन से निकालना। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है बच्चे, ओके मैम। ग्रेट। तो अभी तो लर्न भी हो गई होगी, HClO3 को जब हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, ClO2 में, O2 में और पानी में। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन आती है I2O5। ये मैंने आपको कल बताए थे कि फ्लोरीन के ऑक्साइड्स बनते हैं, आपका O2F2 हो गया, है ना, OF2 हो गया, Cl के इतने सारे हमने देखे थे ना, पर क्लोरिक एसिड देखा था, क्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, ये सब देखे थे, ब्रोमीन के भी देखे तो आयोडीन के भी देखे थे। तो मैंने कहा था ये I2O5 जो है, इसका जो बिहेवियर मैंने आपको कैसे बताया था कि ये बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ये किसमें यूज होता है, इससे हम CO की एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैम, जब आप I2O5 को CO के साथ कराते हो रिएक्ट, तो आपको यहाँ पे I2 और CO2 बाहर निकल जाता है। फिर आप फर्दर इस I2 की रिएक्शन कराते हो हाइपो सोल्यूशन के साथ, यहाँ पे आपको NaI मिलता है और Na2S4O6 मिलता है। इसका नेम क्या है, सोडियम टेट्राथायोनेट है, सोडियम टेट्राथायोनेट है। अभी लर्न करो, और इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो आप लोग। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है, 4 है ना, तो 4 सल्फर के बीच में ऐसे बॉन्ड बनाना आप लोगों को। कितने ऑक्सीजन है, 6 बना दो, 1 2 3 4 और O नेगेटिव Na+ और O नेगेटिव Na+। ठीक है, गॉट इट, ग्रेट। ठीक है, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो बनेगा
आपका प्रोडक्ट, उसमें कितने सल्फर बॉन्ड है? 4 है। तो जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि बनेगा क्या, तो आप बता नहीं सकते। ठीक है, फिर बता रही हूँ कि I2O5 क्या है, यूज होता है फॉर एस्टिमेशन ऑफ CO। पहले आप कराओगे तो I2 और CO2 लिबरेट होगा, देन जो आपको I2 लिबरेट हुई है, फर्दर आप उसको किसके अगेंस्ट ट्रीट करवा रहे हो? हाइपो सोल्यूशन से। उसको आपको ट्रीट करवाने के बाद सोडियम टेट्राथायोनेट मिलेगा, विच इज Na2S4O6। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। ओके, थोड़ा सा ही रह गया। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है बेटा? कोई नहीं बोल रहा, चुप हो गए। चलो इधर आओ। एक ये वाली रिएक्शन है Cl2O6 और HF। इसमें क्या होगा मैम? इसमें आपको कुछ नहीं करना, HClO4 बाहर निकाल दो। इसका नाम क्या है? पर क्लोरिक एसिड। इसका नेम क्या है? पर क्लोरिक एसिड। कल करवाया था ना, इसका स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने। कैसे था इसका स्ट्रक्चर? ये था ना। इसका कैसे होगा स्ट्रक्चर? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखो 7 बोन बना रखे हैं, देख पा रहे हो? ठीक है, तो इसमें क्या होगा मैम? आपने ये कैसे बना लिया जल्दी जल्दी, तो आप लोग भी बना लोगे, बस एक बार रिवाइज कर लेना सारी चीजें, अपने आप हैबिट हो जाएगी कैसे बनते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ से HClO4 बाहर निकालो, जो बच गया उसको क्या? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम वो तो आपने 7 लगा दिए। कहाँ पे बेटा? O6 मैम है, स्ट्रक्चर आपने में 7 7 है। लगाया ऑक्सीजन के। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, ये हटा दो। अभी ठीक है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, फिर ठीक है, वो Cl2O7 में होता है। ठीक है, सॉरी। चलो, तो अभी क्या है? HClO4 बाहर निकाल दो। बचा क्या देखना एक बार, इसको बाहर निकाल दो। आपने क्या निकाला? ClO4 बाहर निकाल दिया। देखो क्या बचा? ClO2 बचेगा, देखना एक बार। 6 यस ऑक्सीजन मैम। है ना, 4 ऑक्सीजन तो आपने निकाल दिए, तो 2 और बचे। एक क्लोरीन भी लगा दिया, एक क्लोरीन और बचा, तो ClO2 प्लस और F नेगेटिव उसके साथ आ जाएगा। तो ये आपका बच जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। यस मैम। उसके बाद हाँ, ये वाली चीज है। अब जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये A से लेकर G तक, अब ध्यान से सुनते जाओ, बहुत ध्यान से। जेई वाले ये करके जाओगे तुम लोग। देखो, कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तुमने देखा भी होगा, अगर तुमने क्या बोलते हैं, PYQs देखे होंगे आपने, जो संडे के टेस्ट होते हैं, तुमने उसमें देखा होगा ये वाली चीजें। देखो, कई बार ऐसे पूछ लेते कि भैया बताओ KI3 कैसे एग्जिस्ट करता है, KHF2 कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, अभी K3 कैसे एग्जिस्ट करता है? K प्लस और I3 नेगेटिव में। ध्यान से सुनना जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। K प्लस I3 नेगेटिव, यानी कि कैसा नेचर है दोनों को? आयनिक नेचर है ना, K प्लस और I3 नेगेटिव, तो आयनिक मतलब आयनिक नेचर है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूं I3 नेगेटिव की, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है? तो देखो, वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, I नेगेटिव II। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो I नेगेटिव है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है II के साथ। क्या बोल रही हूँ कि जो ये I नेगेटिव है, वो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है II के साथ। यानी कि ये जो I नेगेटिव है, वो क्या है? यहाँ पे लुईस बेस है, और I2 क्या है बच्चा? लुईस, बोलो, एसिड है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे समझ में आया है ना आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें किस टाइप के बॉन्ड है, तो कैसे बोलोगे मैम? एक तो आयनिक टाइप का बॉन्ड है, और एक कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड है, और एक कोवेलेंट है। कोवेलेंट किसके बीच है मैम? II के बीच में। बोलो, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये आपसे पूछा होगा पहले कि KI3 कैसे एग्जिस्ट करता है, तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद KHF2, ये भी काफी जगह देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना K प्लस F नेगेटिव में आयनिक बॉन्ड है। उसके बाद जो ये F नेगेटिव है, ये क्या करता है? HF के साथ, देखो F नेगेटिव और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ध्यान रखना, F नेगेटिव और H ये सबसे स्ट्रोंगेस्ट होता है बॉन्ड, सबसे स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये F नेगेटिव और H के बीच में। ये इतना स्ट्रोंग बॉन्ड होता है कि जो H और F का कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है Y, और जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है X, ये दोनों बराबर होती है, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रोंग है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड ही लगता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और इसकी बराबर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, X और Y की बॉन्ड लेंथ क्या है? बराबर है, ड्यू टू वेरी स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन F नेगेटिव एंड H। ये पूछा गया है, इसका ये पूछता है कि बताओ KHF2 दे देंगे, बताओ इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर इसका सही है, तो तुम लोगों को ये बना के आना है।
ठीक है, फिर बोलू जेई वाले ही करके जाएंगे, जेई में ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नीट में कम आते हैं। इधर देखो I4O9 कैसे एग्जिस्ट करता है, देखो I3 प्लस में और IO3 नेगेटिव में करता है, देख पा रहे हो, I3 प्लस में IO3 नेगेटिव में, लर्न नहीं करना पड़ेगा। I2O4 कैसे एग्जिस्ट करता है, IO प्लस में और IO3 नेगेटिव में। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो जो स्लाइड पे लिखा है, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ, जल्दी कर लो, 1 मिनट है तुम्हारे लोगों के पास। कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं एक बार नजर मार लो। हाँ जी, जेई वाले मार ली नजर, नीट वालों मार ली नजर। Yes, ma'am. उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं पहले क्वेश्चन, CSBr3 कैसे एग्जिस्ट करता है, CS प्लस में, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, +1 का चार्ज होता है एल्कली मेटल्स पे। आपको पता है ब्रोमीन पे नेगेटिव ही चार्ज होगा, है ना, क्योंकि हेलोजन है। और ध्यान रखना Br2 का लैटिस प्लस CS प्लस Br नेगेटिव और Br2 का लैटिस मिलता है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ CSI3 का, तो उसमें कैसे एग्जिस्ट करता है ये CS प्लस और I3 नेगेटिव। मैम इसमें क्यों नहीं बनता I2, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से इसका लैटिस जो होता है वो काफी वीक होता है, इसलिए I2 का लैटिस एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए CS, ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे टेस्ट में आया है अभी, आई थिंक पिछले से पिछले संडे को, याद करो कि CSI3 कैसे एग्जिस्ट करता है, CS प्लस और I3 नेगेटिव। तो ये वो वाला क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया था, तुम्हारे PYQ से उठाया गया था, नीट में शायद आया था ये वाला क्वेश्चन, मुझे याद नहीं है, नीट में था या जेई में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कि जो भैया ICl3 होता है वो डाइमर बनाता है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि मैम AlCl3 डाइमर बनाता है ना, बेसिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना ICl3 अपने आप को स्टेबल करने के लिए नहीं बनाता, ये एग्जिस्टेड डाइमर में करता है। और इसका स्ट्रक्चर निहार लो अच्छे से, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक इसका स्ट्रक्चर नहीं आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ज्योमेट्री क्या है। तो देखो वही है, जैसे मैंने आपको याद करो उसका स्ट्रक्चर बनाया था ना, किसका बनाया था, Al2Cl6 का, है ना। तो वैसे ये बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ऊपर से और ये नीचे से, ठीक है, 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी मैम, 1 2 3 4 5 6 sp3d2। और इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, अगर आप ज्योमेट्री बोलोगे तो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन अगर मैं शेप की पूछूं तो स्क्वायर प्लानर। बोलो हाँ के ना। यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोए तो नहीं, जग रहे हो ना, सोना नहीं है, सोना नहीं है, खत्म भी हो गया ग्रुप सेमेंटेर। एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं क्या, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। जब तक तुम इस स्लाइड को निहारो मैं पानी पी लेती हूँ, फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट रिएक्शंस। चलो चलो फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पी ब्लॉक के क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे जेई वालों के, टेंशन मत लो तुम लोग, ठीक है। ओके, तो मैं फटाफट स्टार्ट करती हूँ आज जहां से मैंने स्टार्ट किया था, राइट। चलो आ जाओ, निहार लिया, बहुत बढ़िया। चलो ओके, मैंने स्टार्ट किया है आज इंटर हेलोजन कंपाउंड से। जिन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी वो देख लेना, वीडियो लेक्चर से समझ में आ जाएगा। और इवन नोट्स भी देखोगे तो वीडियो लेक्चर भी देखने की नीड नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलो, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में हमने देखा है कि जो आपके हेलोजेंस होते हैं वो रिएक्टिव तो होते ही है, ये हमने कल वाली क्लास में देख लिया था। लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ तो कंपाउंड्स बनाते ही हैं, अपने साथ भी कंपाउंड्स बनाते हैं, और इंटर हेलोजन इस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने प्रिपरेशन देखी कि Cl2F2 को जब इक्वल वॉल्यूम में लोगे तो क्या बनेगा, फ्लोरीन को एक्सेस में लोगे तो क्या बनेगा। ऐसे ही I2Cl2 को इक्वल वॉल्यूम में रखोगे तो क्या मिलेगा। और अगर ध्यान रखना ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जब आप आयोडीन की रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुन लो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है। तो ध्यान रखना ICl3 का नहीं बताना आपको, किसका बताना है, I2Cl6 का बनाना है, क्योंकि ICl3 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। ऐसे Br2F2 BrF3 अगर एक्सेस में फ्लोरीन ले लोगे तो BrF5 बना लेगा। ये कुछ मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया, बहुत सारी प्रैक्टिस हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर ली थी। ये कुछ और स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर में आपको जिनोन में भी प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा 4 नंबर का, ठीक है।
उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको ये बताया कि जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट टाइप का बॉन्ड है एंड डायमैग्नेटिक नेचर में होते हैं, एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से फ्लोरीन को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस आ जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हेलाइट और आपको हाइपोहेलस टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं, विच इज HX- एंड HOX, ठीक है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला ध्यान रखना KCl.MgCl2.6H2, और जो मैंने तुम्हें एपेटाइट की फैमिली बताई थी, एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, वो चाहे फिर आपसे फोस्फरस का एपेटाइट पूछे या फ्लोरीन का एपेटाइट पूछे, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन बताइए मैंने आपकी फ्लोरीन की एल्कली के साथ। तो जब आप कोल्ड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो बेटा NaOH का, तो आपको NaF पानी OF2 मिलता है। जब हॉट एंड कंसंट्रेटेड लेते हो तो भैया NaF पानी और O2 मिलता है, ठीक है। क्लोरीन की पानी के साथ रिएक्शन मैंने आपको कल बता दी थी कि HCl और HOCl मिलता है। फर्दर वो उसको क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है जो ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फ्लोरीन के साथ इसकी जो पानी की रिएक्शन है वो कैसे होगी, HF मिलेगा, डाइऑक्सीजन और ओजोन मिलेगा। उसके बाद हाइड्रोजन को बनाने के लिए अच्छा मेथड है, अमोनिया और NaCl को लो, NaOCl को लो, ठीक है। HF की सिलिका के साथ कराओगे तो आपको H2SiF6 मिलेगा। क्लोरिक एसिड को आप तोड़ो दोगे, मतलब ज्यादा हीट दोगे आप, टेम्परेचर 375 केल्विन से ज्यादा कर दोगे तो वो ClO2 में टूट जाएगा, O2 में और वाटर में। ध्यान रखना ClO2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। I2O5 किसमें यूज होता है, एस्टिमेशन ऑफ CO में। I2 और CO2 बाहर निकलता है। फिर फर्दर आप जो I2 लिबरेट हुई है उसको आप, अच्छा कोई बात नहीं नैन्सी, उसको आप हाइपो सोल्यूशन के अगेंस्ट ट्रीट करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, सोडियम टेट्राथायोनेट मिलता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी बता दिया। उसके बाद ये KI3, KHF2, IO4, I9, I2O4, CSBr, CSI3, ICl3 ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिवाइज हो गया, आगे चलूं अभी मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो ग्रुप 18 आपका क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? मैम हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन, ठीक है, जीनोन। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। सिर्फ 25 मिनट का है, रह गया है बस, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टोन, जीनोन। और रेडोन, Xenon यही पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। तो नोबल गैसेस ये होती है। पीरियोडिक टेबल में अगर मैं बोलूं इसका साइज क्या होता है, इसकी रेडियाई ज्यादा होती है ना, क्योंकि इसमें वंडरवॉल रेडियाई होती है ना, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में तो ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, पहले हम वो वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो टॉप टू बॉटम क्या होती है, इनकी डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो, वो क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मैं वो वाली प्रॉपर्टीज की बात कर लेती हूँ जो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, जैसे साइज और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यस। और डेंसिटी, ये सारी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। समझाने की जरूरत है नहीं है, बहुत पढ़ लिया है ना, घिसड़ दिया पढ़ पढ़ के, है ना। अब तो रट गई होंगी चीजें, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, मतलब डेफिनेशन नहीं पूछ रही, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, क्यों? मैम बहुत हाई होती है ना। हाई होती है। हाई में कौन सी पॉजिटिव वाली होती है, नेगेटिव। हाई देखो, हम जनरली ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने का क्या मतलब है, वो हाईली नेगेटिव है, ये मतलब बोलते हैं हमें ना, हाई नेगेटिव में बहुत ज्यादा हाई है। कम होने का मतलब क्या बोलते हैं, कि वो पॉजिटिव में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है नोबल गैसेस की, या आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव होती है, राइट। क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा आइसोलेटेड गैसेस एटम में, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये बेचारे तो पहले ही फुल्ली फिल्ड है, इनको क्या जरूरत पड़ी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना। तो अगर मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नोबल गैसेस की, वो हाईली पॉजिटिव होती है। यस मैम। इज पॉजिटिव फॉर ऑल
नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। रीजन लिख देना, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, ठीक है। उसके बाद ये तो तुम्हें पता चल गया, तो एक बार ना थोड़ा सा ये वाले भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वैल्यूज क्या होती हैं, ताकि तुम लोगों को अगर मान लो पेपर में आ भी जाए ऑर्डर लगाना कि ये तो तुम लोगों ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है इसमें, ठीक है। लेकिन क्या पता तुमसे ऑर्डर भी पूछ ले, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रही हूँ, देख लेना। नियोन, फिर आर्गन, क्रिप्टोन की अप्रोक्सीमेट सेम होती है, फिर जीनोन, फिर रेडोन और हीलियम। इसका मतलब क्या हुआ ना, ध्यान से सुनना। हीलियम की सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, वैल्यू कम, वैल्यू कम। एक काम करती हूँ, इसका मैं डेटा बता देती हूँ, सबसे ज्यादा होती है इसमें नियोन की। एक मिनट रुको, डाटा मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो, नियोन की होती है बच्चे 116, आर्गन की और क्रिप्टोन की 96 होती है, जीनोन की होती है 77, और आपका रेडोन की होती है 68 और इसका 48। अभी देखो क्या समझ में आया मैम, नियोन का तो सबसे ज्यादा, तो आपने उसको पीछे क्यों लगाया, मतलब वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होने का क्या मतलब है, सबसे कम है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो ये ऑर्डर रहेगा, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया क्योंकि आप लोग हो सकते थे कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो हीलियम की सबसे कम वैल्यू है, पॉजिटिव में कम वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि जब भी बात आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो आपको अपने माइंड में ये रखना है, आपको हाईली नेगेटिव वैल्यू देखनी है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, जस्ट रेज योर हैंड। बाकी किसी को नहीं पता? बहुत बुरी बात है भाई, सिर्फ 2 बच्चों को पता है, अमन एंड जय किशोर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी ज्यादा होती है? अर्शिता, नैन्सी, गौरव, किसकी होती है? हाँ जय किशोर, मैम क्लोरीन की। बिल्कुल सही है। क्या हो गया भाई, तुम लोगों को भूल भी गए क्लोरीन की? कल ही तो बताया मैंने, इतना चिल्ला चिल्ला के एक एक एक्सप्लेनेशन। बहुत बढ़िया बात है। सुन रहे हो तुम लोग? सुनाई कुछ दे रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, जब तुम्हारे मुंह से आंसर नहीं निकलता चुप हो जाते हो तुम लोग एकदम से। चलो आगे आओ, याद रखना बेटा क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। ओके, इतनी भी रट्टे मारने वाली नहीं, इतनी भी बेइज्जती मत करो इनऑर्गेनिक की तुम लोग। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। देखो इसके पीछे ना छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नील बार्टलेट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसका मन किया होगा, ये साइंटिस्ट आप लोगों को पता है ये कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाते रहते हैं। तो इसने क्या किया था, नील बार्टलेट ने ना ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स बनाया था प्लेटिनम के साथ, सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ, कंपाउंड बनाया था ऑक्सीजन का प्लेटिनम के साथ, ये बनाया था उसने। फिर उसने ना बैठे बैठे उसको, उसने ना कुछ सोचा, मतलब उसके दिमाग में आई एक चीज, बैठे बैठे उसने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन की और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन की आर नियरली सेम, आर नियरली सेम। उसने देखा कि ऑक्सीजन और जिनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन, आप देख भी लेना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑक्सीजन और जिनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेम है। तो उसने ये सोचा जब ऑक्सीजन और प्लेटिनम के कंपाउंड बन सकता है तो क्यों ना हम ऑक्सीजन के कंपाउंड जिनोन के साथ भी बना के देखें। वैसे हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि नोबल गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है ना, उस ओन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लेकिन ये बात देखने के बाद उसने क्या किया, जिनोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बना के देखा और बन गया। तो जो फर्स्ट कंपाउंड था जिनोन के साथ वो कौन सा था, वो ये वाला था। ठीक है, तो नोबल गैसेस में जो फर्स्ट कंपाउंड था वो ये वाला था, O2 प्लस XgF6 नेगेटिव।
एक सेकेंड, मैंने इसको क्या कर दिया, एक मिनट रुको। ओके, मैंने एक सेकेंड रुको। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, उसने देखा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो ऑक्सीजन की और जिनोन की क्या है, उसको नियरली सेम। तो जैसे उसने ऑक्सीजन और प्लेटिनम का कंपाउंड बना के देखा कि बन गया, ऐसे उसने क्या देखा कि जिनोन का भी हम बना सकते हैं प्लेटिनम के साथ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा था नोबल गैस का, तो ये जिनोन का, क्योंकि जब ऑक्सीजन का पॉसिबल है तो भैया जिनोन का भी पॉसिबल है। रीजन, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की क्या है, नियरली सेम है जिनोन से। तो जो फर्स्ट कंपाउंड जो नील बार्टलेट ने भैया जी दिया था वो यही था, नील बार्टलेट। देख लेना, इसकी स्टोरी बहुत मस्त सी है, ठीक है। तो ये उसने कर दिया। अब उसने एक कंपाउंड बना दिया तो भैया बहुत सारे कंपाउंड, एक बनने की देरी होती है, उसके बाद तो भर भर के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। वो मैं आपको कंपाउंड्स कराऊंगी भी, सही है ना। XeF4 देखने को मिला है ना, बहुत सारे जिनोन के कंपाउंड्स देखने को मिले फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। XeF4 मैं आपको बताऊंगी, XeO2F4, XeO3, तो काफी सारे कंपाउंड्स देखने को मिले। और इसके साथ साथ क्रिप्टोन और क्रिप्टोन और रेडोन के भी कंपाउंड्स देखने को मिले, KrF2 एंड रेडोन का भी फ्लोराइड देखने को मिला, ठीक है। आपकी कोई ये होती है रेडियो ट्रेसर बोल दो, कोई ट्रैकर भी बोलते हैं, मैं ट्रेसर बोलती हूँ। रेडियो ट्रेसर टेक्निक से जो है ये इनको जो है इनका सिंथेसिस हुआ KrF2 और रेडोन F2 का। तो यानी कि आपको एक चीज मिल गई। आप लोग जो अब तक पढ़ते आ रहे थे क्या कि मैम नोबल गैस तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, पढ़ के आए हो ना ये लोग, क्यों? क्योंकि आप बोलते हो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन हमने देख लिया कि नील बार्टलेट के उस एक कंपाउंड से हमने देख लिया कि भैया जिनोन का तो मिल गया हमें, और एक उसने बना दिया, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। तो जिनोन के कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ देखने को मिले, ठीक है, ओके। उसके अलावा क्रिप्टोन और रेडोन का भी देखने को मिला, लेकिन हीलियम, नियोन, आर्गन का कोई अभी तक कंपाउंड देखने को नहीं मिला है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लिख लो। हीलियम, नियोन और आर्गन, आर ऐसे लिखो, कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियोन और आर्गन आर नॉट नोन येट, ठीक है। अभी तक इनके कंपाउंड्स देखने को नहीं मिले हैं। आपको जिनोन का देखने को मिल गया, क्रिप्टोन का देखने को मिल गया, रेडोन का देखने को मिल गया, लेकिन इनके देखने को नहीं मिले हैं। तो ये भी MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोराइड्स ऑफ जिनोन के। अभी मैंने कहा ना जिनोन के कंपाउंड्स देखने को मिले हैं, तो बस वही आपको बता रही हूँ। तो जिनोन की जब आप रिएक्शन कराते हो बच्चे, ध्यान रखना, जिनोन को आपके जिनोन के जो कंपाउंड्स है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है। तो जिनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बनाएगा, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जिनोन की जब आप फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो और जिनोन आप क्या ले रहे हो, एक्सेस में ले रहे हो, टेम्परेचर नहीं लर्न करना है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है बच्चे, लिखो XeF2 मिलता है। क्या मिलता है? XeF2 मिलता है। अभी मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, सॉलिडिफाई में होता है ये, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप जिनोन और फ्लोरीन की रिएक्शन कराते हो, लेकिन अब आप मोलर रेशियो ले रहे हो कि भैया 1 मोल अगर जिनोन का ले रहे हो, 5 मोल फ्लोरीन का ले रहे हो, तो इसमें आपको क्या मिलता है, XeF4 मिलता है। लेकिन अगर आप 1:20 ले रहे हो तो यहाँ पे आपको मिलता है XeF6 मिल रहा है। ध्यान रखना ये सारे क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ये अभी रिवाइज करो इसको। 1:5 में लोगे तो क्या मिलेगा, 1:20 में मिलेगा तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जिनोन गैसियस स्टेट में है, फ्लोरीन भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन जो इसके कंपाउंड्स मिलेंगे वो क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होंगे। ये ध्यान रखना आप लोग, टेम्परेचर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी, देखो रिएक्शन में बस इतना ही करना है आपको, ये 3 रिएक्शन ही हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है मैम, प्रॉपर्टीज में इसमें एक ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है हाइड्रोलिसिस की।
आपको याद होगा मैंने आपको ग्रुप 14 में भी सिलिकॉन की हाइड्रोलिसिस बताई थी कि CCl4 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, SiCl4 की हाइड्रोलिसिस होती है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ऐसे ही हाइड्रोलिसिस यहाँ पे जिनोन की फ्लोराइड्स की भी पॉसिबल होती है, और ये रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। जेई वाले ये करके जाओगे, अगर क्वेश्चन आना हुआ, अगर क्वेश्चन ग्रुप 18 से आना हुआ तो या तो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन से आएगा, या जो मैं आपको कंपाउंड्स बताऊंगी स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब वहां से आएगा, बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब आप HCF2 की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जिनोन मिलता है, HF मिलता है और O2 मिलता है। जब आप किसकी करा रहे हो बेटा, XCF2 की करा रहे हो, कुछ नहीं करना, HF बाहर निकाल दो, O2 बाहर निकाल दो, बचेगा क्या, जिनोन, खत्म कहानी। लेकिन जब आप जिनोन टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन करा रहे हो H2 के साथ, तो आपको क्या करना है, देखो देखो 4 फ्लोरीन है, 2 ये, तो क्या करोगे यहाँ से ना, आप क्या करोगे, ये तो निकाल ही दो, HF निकाल दो और O2 निकाल दो, साथ में इसके निकलता है XeO3, ये आपको ध्यान रखना है, XeO3 जिनोन ट्राइऑक्साइड जो है इसमें बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है रिएक्शन, क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शन XeO4 की, बच्चे कैसी रिएक्शन है, ध्यान से देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे मैम, यहाँ पे देखो जिनोन किस में, +4 में, यहाँ पे 0 में, और यहाँ पे +3 में, तो आप देख पा रहे हो +4 से एक मिनट रुको, +6 में, आई एम सो सॉरी, +4 से +6 ऑक्सीडाइज हो रहा है, +4 से 0 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, देख पा रहे हो। यस मैम। ठीक है, तो ये कैसे शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने आपको लोगों को बताया है कि जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जितनी भी मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये तो थी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड वाली रिएक्शन। इसमें बहुत बहुत ध्यान से देखना, आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, जब एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तब क्या होगा, और 3 पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा। तो मैं आपको एक ही रिएक्शन में सारी बता देती हूँ, अभी ध्यान से सुनना। देखो XeF6 है, H2 है, यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 फ्लोरीन निकाल दो, क्या बन जाएगा देखना एक बार, 2 HF बाहर निकाल दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 फ्लोरीन बाहर गए, कितने बचेगा देखना एक बार, 4, और एक ऑक्सीजन लगा दो, XeOF4। ध्यान रखना, क्योंकि आपने क्या किया, 2 HF बाहर निकाल दिए, ऑक्सीजन तो है ही, तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा और 4 फ्लोरीन रह जाएगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जब रिएक्ट किया तो ये हुआ, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल लोगे, यानी कि एक ये और एक ये, तो इसमें क्या होगा, 2 HF फिर बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, XeO2F2, देखना एक बार। यस मैम। ग्रेट। उसके बाद एक बार और करवा दो पानी के मॉलिक्यूल के साथ, 2 HF और निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, XeO3। लो बताओ, कुछ मुश्किल है, यही आपके उसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब आप एक पानी के मॉलिक्यूल, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल लोगे तो क्या होगा, 2 लोगे तो क्या होगा, 3 लोगे तो क्या होगा। तो बस ये रिएक्शन लिख देना पेपर में, और जो भी उन्होंने पूछ रखा है, एक के लिए पूछ रखा है तो ये वाला बना देना, 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ करा रखा है तो ये वाला प्रोडक्ट बना के आ जाना, 3 वाटर के मॉलिक्यूल डाल रखे हैं तो जिनोन का ट्राइऑक्साइड बना के आ जाना, खत्म कहानी। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद जो जिनोन के फ्लोराइड्स होते हैं, हाँ ओके, जो जिनोन के फ्लोराइड्स होते हैं वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स भी होते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स क्या होता है, कल एक जगह पे यूज भी होता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं कि वो अपना फ्लोरिन दे देते हैं किसी और को, बहुत मजे से, जा भाई तू जा, मेरे को नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है वो ले लेगा तेरे को। तो यहाँ पे क्या होता है, कैसी टाइप की रिएक्शंस होती हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो आपको क्या मिलता है, आयंस मिलते हैं, मतलब केटायन मिलता है और अनायन मिलता है। तो ये क्या करता है, एक फ्लोरीन XeF2, देखो इधर, एक फ्लोरीन जो है XeF2 दे देता है PF5 को, तो देखो क्या मिल जाता है, बिल्कुल इजी रिएक्शन है। इसने दे दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, PF5 ने एक्सेप्ट कर लिया तो PF6 नेगेटिव बन गया, बस खत्म कहानी। ऐसे ही ये अपना दे देगा, XeF3+ बना लेगा, और SbF5 ले लेगा, SbF6 नेगेटिव बना लेगा, खत्म कहानी। ठीक है, ये क्या है, MF क्या होता है, M+F नेगेटिव, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर लेता है जिनोन फ्लोराइड, ये देखो इस तरह से, और ये बना लेता है, और ये M+। देखो एक बार, कुछ मुश्किल था इसमें, नो मैम। नो मैम।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैम ये कैसे पूछा जाएगा, इसमें आपसे को ये पूछा जा सकता है PF6 का बताओ हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, SBF6 नेगेटिव का, XCF7 का, तो कहीं से भी हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन वो बना के दे सकते हैं इनऑर्गेनिक में। ठीक है, उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसमें भी कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को कराऊंगी। देखो सबसे पहला मैं अगर बात, हेलोजेंस लिख रखा है मैंने, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिखो जिनोन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैसी रिएक्शन है, XgF4 और O2F2, कुछ नहीं करना, कंबाइन करवा दो बस, XgF6 बना दो और O2 बाहर, खत्म कहानी, कुछ और नहीं है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, हीलियम और नियोन, ध्यान से सुनो, हीलियम एंड नियोन क्लैथरेट्स नहीं बना। मैम ये क्या बोल रहे हो आप, क्लैथरेट्स क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आप आइस का मिक्सचर ले रहे हो, आइस ले रहे हो और उसमें नोबल गैस का मिक्सचर ले रहे हो, ठीक है, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, क्लैथरेट्स बोलते हैं। ठीक है, जो बाकी आपके नोबल गैसेस होते हैं जैसे आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, उनका साइज बड़ा होने की वजह से जो आपका आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वॉइड होते हैं उसमें वो आराम से फिट होके बैठ जाते हैं, उनको क्लैथरेट्स बोला जाता है। लेकिन हीलियम एंड नियोन का बेचारों का साइज इतना छोटा होता है ना, वो उसमें नहीं फंस पाते हैं। ठीक है, उसमें वो नहीं फंस पाते हैं, तो हीलियम और नियोन जो है क्लैथरेट्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, ड्यू टू, लिख लो स्मॉल साइज, और यहाँ पे लिख लेना मिक्सचर ऑफ आइस एंड नोबल गैस, ताकि ध्यान रहे। उसके बाद पानी की सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप, पानी की सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। या क्या बोले, पानी की सोल्युबिलिटी नहीं, जो आपके जिनोन के, जो आपके नोबल गैसेस होते हैं, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे नोबल गैसेस लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जो आपकी नोबल गैसेस होती है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो सोल्युबिलिटी जो है पानी में इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या बोलोगे उसका, मैम साइज इंक्रीज हो रहा है, वंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं साइज बढ़ने से, जिसकी वजह से जो पानी में सोल्युबिलिटी है वो भी बढ़ रही है। फोर्थ पॉइंट ये आता है कि जो आर्गन है उसको वेल्डिंग में यूज किया जाता है। वेल्डिंग तो पता है ना तुम लोगों को, क्या होता है वेल्डिंग, देखा है घर पे कभी करते हुए। अगर Yes, आपको 2 मिनट, अगर आपको छोड़ना है तो उसको हीट देके मेल्ट करते हैं, थोड़ा उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में फ्यूज हो जाए, है ना। तो आर्गन यूज होता है उसमें वेल्डिंग में। रेडियम क्योंकि आपका रेडियो एक्टिव होता है, हाफ लाइफ उसकी कम होती है, तो उसका क्या हो जाता है, डिके हो जाता है। ये आपने आई थिंक फिजिक्स में भी देखा होगा कि जैसे आप रेडियम का डिके कराएंगे तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैम, हीलियम। कहाँ पढ़ा था ये, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, याद करो, है ना। हीलियम yes, निकलता है, 4 इसका मास नंबर होता है, 2 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो देखो यहाँ से 226 में से 4 निकाल दो, 222, और ये क्या है, 88 है, ये 88 में से 2 निकाल दो, माइनस कर दो, 86 रह जाएगा। तो रेडियम का डिके इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद है, पहले ये दोनों देख लो 7th और 8th पॉइंट, कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। मैम ये तो हमें पता ही है, लीस्ट रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि हाइनाइजेशन एनर्जी होती है, फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इनकी। ठीक है, 8th पॉइंट क्या है इनका, कि जो इनर्ट गैसेस होती है इनको हम एड्सॉर्प्शन के थ्रू जो है चारकोल पे सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है चारकोल क्या करता है, उसकी जो एड्सॉर्प्शन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, सुना है ना ये सब तुमने। yes, ma'am. तो Yes, होता ma'am. क्या है, जो आपकी नोबल गैसेस होती है ना, उनका अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मतलब हर अलग अलग टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई होती हैं। ठीक है, तो हर किसी का अलग अलग टेम्परेचर है, और हर कोई एब्जॉर्ब भी होगा चारकोल पे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे हम देख लेते हैं कि ये भैया ये वाली गैस एब्जॉर्ब हो रही है, इस पे ये वाली गैस एब्जॉर्ब हो रही है। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, नोबल गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन। मतलब अगर एड्सॉर्प्शन वाला पॉसिबल है तो डिसऑप्शन मतलब गैस को रिमूव करना भी पॉसिबल है, डिसऑप्शन उसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ आपका जो भी है ये गैसेस। ठीक है, उसके बाद ये जो 6th पॉइंट है, इसमें देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। जेई वाले आप लोग ये वाला करके जाएंगे, नीट वालों को तो करना ही करना है। जब जिनोन का ट्राईऑक्साइड आप एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हो, ध्यान से देखना, जब आप जिनोन का ट्राईऑक्साइड क्या करते हो, एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हो, तो यहाँ पे आपको मिलता है जेनेटाइन। क्या मिलता है, जेनेटाइन। मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ, Na+HXeO4 नेगेटिव। क्या नाम होता है इसका, जेनेटाइन। ध्यान रखना, HXeO4 नेगेटिव।
ठीक है। अगर आप और OH NaOH एक्सेस में करवा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, Na4XeO6, इसका नाम क्या है, सोडियम परजेनेट। लिखो सोडियम परजेनेट। अगर सोडियम नहीं लेते तो आप बोलते फिर परजेनेट अनायन बोलते। ठीक है, यहाँ पे ये मिलता है, एक्सी मिलता है, O2, और आपको ये जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि जिनोन ट्राइऑक्साइड की जब आप एल्कली के साथ कराते हो तो आपको जिनेट, ये सबको पता होता है जिनेट, लेकिन स्ट्रक्चर भूल जाते हो। लेकिन स्ट्रक्चर भूलना नहीं है, पेपर में आया हुआ है HXeO4 नेगेटिव, और NaOH एक्सिस में ले लोगे तो आपको सोडियम परजेनेट मिलेगा विच इज Na4XeO6। बस खत्म कहानी। रिवाइज करो इसको जल्दी से, फिर मैं आगे चलती हूँ। यस मैम। कर लिया? ठीक है, अभी बस लास्ट है 10 मिनट का। ये देखो, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जिनोन के, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री आप लोगों को दिख रहे हैं, कॉलम से बना रखे हैं मैंने। अब आप फटाफट आप क्या करेंगे बच्चे, अपनी नोटबुक निकालेंगे सारे, फटाफट अपनी नोटबुक निकालो और शुरू करते हैं हम जल्दी। XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, ये 5 ही हैं बस, इसकी फटाक से निकाल के बताओ। हाँ 5 ही हैं, निकाल के बताओ, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर आधा घंटा खींच जाएगा लेक्चर, जल्दी जल्दी बताओगे तो जल्दी हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे हो करके दिखाओ। मैम इसकी तो sp3d होगी फर्स्ट वाले की। ओके अंकुश, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? मैम टेट्राहेड्रल। अच्छा हाँ प्रिया। मैम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। TBP होती है sp3d की, sp3 की होती है टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी? लीनियर, बना के देख लेना। यस मैम। इसे अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊं, sp3d है ना, तो मतलब क्या होगा, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, है ना। तो उसका जो शेप होता है वो लीनियर होता है। तो अगर मैं जिनोन पे लोन पेयर निकालूं तो कितने होंगे? 3 ही होंगे। यस मैम। ठीक है, अगर मैं टोटल लोन पेयर की बात करूं तो मैं एक बार ना इसको यहाँ पे दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। तो देखो 3 लोन पेयर तो इस पे ही थे। ठीक है, फ्लोरीन पे कितने होंगे? हेलोजन पे 3 लोन पेयर होते हैं। यस मैम। बना लेना इसको, तो देखना कितने हो जाएंगे, 2 फ्लोरीन पे 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल मने पूरे मॉलिक्यूल पे, है ना, 9 हो जाएंगे। तो ऐसे करके निकालना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे आओ। XeF4 इसका sp3d2। शाबाश, sp3d2 ज्योमेट्री अर्शिता। ऑक्टाहेड्रल। हाँ वेरी गुड, सही बोलो, डरा मत करो। ऑक्टाहेड्रल शेप क्या हो जाएगी इसकी? मैम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर वेरी प्लेनर। गुड, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर, मतलब तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन तो आ गई है, मैं बोल सकती हूँ। अगर तुम ये वाले कर पा रहे हो तो नीट जेई वाले तो कर ही आओगे। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, है ना। तो यानी कि लोन पेयर जिनोन पे कितने हो जाएंगे? 2, और टोटल कितने हो जाएंगे देखना, एक फ्लोरीन पे 3 होंगे, तो 4 पे कितने होंगे? 12, और 2 ये 14, 14 14 हो जाएंगे ना। 14। फिर आओ XeF3 प्लस पे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? निकाल के देखो। हाफ ऑफ 8 प्लस 3 11 माइनस 1 10/2, तो 5 sp3d। इसका भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? TBP हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो इसकी शेप होती है बेटा T शेप होती है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं लोन पेयर की और जिनोन पे, तो 2 हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं टोटल लोन पेयर की, तो देखना एक फ्लोरीन पे 3, तो 3 पे कितने हो जाएंगे? 9, और 2 ये 11। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड, मतलब XeO2F2। कैसे बनेगा इसका निकालना, एक बार मैं बोलती हूँ तुम लोगों को। sp3d। हाफ ऑफ 8, O2 को मत लेना, डाइवेलेंट है। हाफ ऑफ 8 प्लस 2 10/2 5 sp3d। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर देखो, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए, फिर मैं इरेज कर दूंगी, यानी कि टीबीपी बनेगा। ठीक है, फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको लगाओ इस पोजीशन पे, ये रहा, और एक ऑक्सीजन ये रहा, और एक लोन पेयर आ जाएगा। तो शेप कैसे होती है इसकी, मैम सीसो, सीसो। हाँ सीसो, सॉरी सीसो। सीसो। और ये क्या है, टीबीपी है। और अगर मैं बात करूं लोन पेयर जिनोन पे तो कितनी होगी, एक ही होगा। और अगर मैं टोटल बात करूं तो देखना, इस पे ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन के भी कैलकुलेट करने हैं। तो 1 2 3 4, 2 ऑक्सीजन पे हो जाएंगे 4, और 3 इस पे 6 7 8 9 10 हो जाएंगे ना। एक मिनट रुको, एक 11 होंगे। अच्छा एक मिनट रुको, एक फ्लोरीन पे 3 होते हैं, 2 पे हो जाएंगे 6 7 8 9 10, हाँ 11 हो जाएंगे ना। 11। यस 11। आगे चलो, XgO3, MsP3, sp3, वेरी गुड। टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, एक लोन पेयर। और अगर टोटल की बात करूं, एक ऑक्सीजन पे कितने होंगे, 2, तो 3 पे 6 और 7 7 7। 7 बस हो गए, खत्म कर लिए तुमने सारे। बस अब मुझे ये और बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इन सब की, सेंट्रल मेटल एटम की। सिंपल है, कोई ट्विस्ट नहीं है पहले इसमें। वाले की +2 होगी। +2 ओके, इसकी +3 +3 या +4, मैम +4। x-3 = 1 हो जाएगी ना, कंफ्यूज मत होना। जो आपके मॉलिक्यूल पे होता है वो =2 में आ जाता है। इसकी क्या होगी, x-4 -2 +6, और इसकी भी +6 बड़े वाला। एंड फाइनली पी ब्लॉक हमारा, फाइनली इतने कितने, एक हफ्ता हो गया ना इसको करवाते करवाते, यस खत्म। मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसका तो हो गया, आज वाइंड अप कर दिया हमने इसको, बस आप लोगों की साइड से रह गया ये, इसको मैम टीडी की फुल फॉर्म बताना एक बार। हाँ जी बेटा, टीडी की फुल फॉर्म। इसकी टीबीपी की टीडी टीडी टेट्राहेड्रल, सॉरी मैं लिख देती हूँ, मेरी गलती है, मैंने शॉर्ट फॉर्म तो लिखी टेट्राहेड्रल। ठीक है, वो टीबीपी ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, आप लोगों को पता ही है ना। और इसमें और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे XgO2F2 बनाया था ना मैंने, तो उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये तुम लोगों को आती है, इतना मुझे है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है 4 नंबर का, वो फिक्स रखो अपना कि 4 नंबर का आना ही आना है, और उसमें पूरे नंबर ही आते हैं, हर एक बच्चे का पूरे नंबर आते हैं अगर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस कर रखी। और मुझे तुम लोगों को देख के लग रहा है कि तुम लोगों ने कर रखे, तो 4 नंबर तो तुम लोगों के हैं ही है। ठीक है, और बस ठीक है, इसका हो गया आज। एंड एस ब्लॉक को हम कल से स्टार्ट कर देंगे। एस ब्लॉक ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 या सवा घंटे का लेक्चर होगा, और कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? ओके मैम।